चर्चा के लिए नितेश बुद्धदेव जो फाउंडर हैं निमित कंसल्टेंसी के, और साथ ही अभिजीत चौकसी हमसे बात करेंगे आज के जो प्रमुख मुद्दे हैं डिस्कशन के उन पर। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं निवेश जी, ये बताइए कि सबसे पहले हमारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि लार्ज कैप फंड में मृण अग्रवाल जी अगर आप बता पाएं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या लगता है एक्टिव बेहतर है कि पैसिव? अंकुर नमस्ते। अगर हम एक्टिव और पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं लार्ज कैप फंड्स में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ है। तो अगर हम देखते हैं पिछले 1 साल में इफ़ यू सी एक्टिव फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली पैसिव फंड से बेटर है। बट ऐसी बात नहीं है, ये हर साल नहीं हुआ है और पिछले काफ़ी सालों से अगर आप एसपीवा की भी रिपोर्ट देखते हैं तो यही सुनने को आ रहा है कि ज़्यादातर स्कीम्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही हैं। सो आई वुड स्टिल से कि मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर आपको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि सारे लार्ज कैप फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स बेंचमार्क को नहीं बीट कर रहे हैं, बट I would suggest कि index funds would be a better option out here because they are lower cost. Again, if you see the number of years that passive has performed active, passive ने ज़्यादा सालों में outperform किया है, so I would actually suggest कि आप passive index funds में के जरिए large cap में निवेश कीजिए। एक मैं यहाँ पे डेटा जोड़ देता हूँ। आज ही एमफी के कुछ नंबर्स आए हैं, वहाँ पर अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो ये डबल हो गए हैं मंथ ऑन मंथ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये 3,450 करोड़ बढ़कर हो गए हैं। तो पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ट्रैक्शन ज़रूर हुआ है लार्ज कैप फंड्स में। और नितेश बुद्धदेव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर अगर निवेश करने की सोच रहे हैं जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, उनको एक मुश्त करना चाहिए या एसआईपी से शुरू करें? थैंक यू अंकुर, आज शो में इनवाइट करने के लिए। जो मुकाम पे हम खड़े हैं वहाँ पे हम कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जो मिड एंड स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है। और इसका आप देख रहे हैं, जो आप जिसने आपने डेटा शेयर किया एमपी में, कि अभी लार्ज कैप में और फंड फ्लो आ रहा है। तो एटलीस्ट एक चीज तो इधर दिख रही है कि लार्ज कैप की तरह निवेश आना चाहिए, बिकॉज अगर आप ओवरऑल मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप डेफिनेटली एक्सपेंसिव लग रहा है। और लास्ट जो 3-4 सालों में जो मिड एंड स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है, मुझे लगता है डेफिनेटली इधर से ऐसा नेक्स्ट 2-3 साल में नहीं देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। अभी अगर आप लार्ज कैप में भी आ रहे हो, जैसे मैं मृण अग्रवाल जी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी जब डेटा देखता हूँ तो मुझे लग रहा है, अगर मैं लास्ट 5 साल का डेटा देखता हूँ तो एक्टिव वर्सेस पैसिव डेबिट काफी क्लियर है। अराउंड 60% अंकुर जो फंड्स है एक्टिव फंड्स, उसने बीट नहीं किया है। और ओवरऑल जिसने बीट भी किया है, बहुत कम अल्फा जनरेशन इधर पॉसिबल है, बिकॉज 80% ऑफ द मनी आपको जब लार्ज कैप फंड में डाल रहे हो तब आपको सिर्फ टॉप 100 कंपनी में ही निवेश कर सकते हो। तो मुझे लगता है इधर सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो फंड मैनेजर के पास आउट परफॉर्मेंस की एबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है। तो लार्ज कैप में अगर आप ये समय पे निवेश कर रहे हो तो फिर भी मेरी राय रही रहेगी कि इसको आप डिवाइड करके डालें, एसआईपी के जरिए ही डालें। अगर आपके पास बड़ा लमसम है तो उसको आप 4 से 6 महीने में डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे इवेंट, भले यूएस इलेक्शन का एक इवेंट था वो बड़ा खत्म हो गया है, पर इंडिया में शायद इंटरेस्ट रेट कम हो, फेब्रुआरी में वापस बजट है, तो ये सब माने तो उथल पुथल अभी भी रहेगी। और लार्ज कैप कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है उसके कंपेयर में, बट इतना सस्ता तो है ही नहीं कि आप एक साथ लमसम कर पाए। तो उसको भी आप स्कैटर करके करें और बिल्कुल आइदर पैसिव फंड से या दूसरी कैटेगरी से निवेश करें। मेरा भी मानना है कि आप लार्ज कैप फंड पर से अवॉइड कर सकते हो। जी मृण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन्होंने तो बताया लार्ज कैप किस तरीके से निवेश किया जाए, लेकिन अगर हम इसको अगर कंपेयर करें, काफ़ी सारे जो दर्शक होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं अभी के मार्केट में, उनको स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में जाना चाहिए या सीधे लार्ज कैप में जाना चाहिए? क्योंकि जब भी इस तरीके का मार्केट होता है जहां पे उतार चढ़ाव हो तो लोग लार्ज कैप की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी हम 3 महीने के आंकड़े की बात करें तो स्मॉल कैप का भी डेटा बोल रहा है कि वहां पे भी निवेश हो रहा है। तो आखिर अगर कोई नया निवेशक है तो लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहना चाहिए, बिकॉज़ इससे हमारा जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बस स्मॉल कैप में ही रहेंगे
और जब अगर स्मॉल कैप में करेक्शन आएगा तो फिर मतलब ये काफी रिस्की हो जाता है। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट हमें एक अच्छा स्प्लिट बनाना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखना पड़ेगा कि हमें कितना रिस्क लेना है। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लार्ज कैप में ज्यादा डालना है या आपको स्मॉल कैप में ज्यादा डालना है। एक बात तो है कि एटलीस्ट आपको 7 से 10 साल तक बने रहना पड़ेगा, बट जो आप एलोकेशन कर रहे हैं वो आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से कीजिए। दूसरी बात ये है कि ये मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। इंट्रा ईयर 10 से 15% करेक्शन तो रहता ही है, तो इससे आपको कोई वरी होने की कोई बात नहीं है। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि हम एसआईपी को चालू रखें या हम एसआईपी को स्टॉप कर दें। तो आपको ऐसे पोर्टफोलियो बनाना है जो आप लंबे समय तक जिसमें आप बने रह सकें। तो आई वुड ऑलवेज से एक इंडेक्स फंड लीजिए लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए, लाइक अ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप और स्मॉल कैप फंड लीजिए, और जो परसेंटेज एलोकेशन आप करते हैं वो आप अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा डालिए, अगर आप कम रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप लार्ज कैप में ज्यादा डालिए। जी, मृण ने बड़ी अच्छी बात कही इस समय डाइवर्सिफिकेशन की। नितेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, किसी को अगर इन्वेस्ट करना है इस समय 100 रुपये, तो कितना % लार्ज कैप में डालना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल अंकुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हम डायरेक्टली फंड्स पे चले जाते हैं कि कौन से फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना है। पर मुझे लगता है एक जो बेसिक एक्सरसाइज है वो चालू होती है कि आपका गोल क्या है, कितने साल का आपके पास लक्ष्य है, कि एटलीस्ट आपका ड्यूरेशन क्या है। अगर आपको गोल नहीं पता है तो एटलीस्ट आपके पास ड्यूरेशन है कि मैं मार्केट में 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि ये गोल के लिए या ये टाइम होराइजन जो आपका है उसमें कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड और कितना ग्लोबल इक्विटी। अब ओवरऑल इक्विटी जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसमें से मेरा मानना है ये समय में अराउंड 65 टू 70, लगभग 65 टू 70 अगर आपका ओवरऑल जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए। बट मैं लार्ज कैप फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लार्ज कैप में आपका एलोकेशन होना चाहिए। आप फ्लेक्सी कैप उठा के देखोगे, आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी उठा के देखोगे, आप इवन अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी उठा के देखोगे, सब में डोमिनेंटली आपको दिखेगा कि लार्ज कैप एलोकेशन ज्यादा है। तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर निवेश करना है तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ही कर सकते हो, बट हाँ, एक 60 टू 70% एक लार्ज कैप टूवर्ड्स जाना चाहिए। बिकॉज अगर ओवरऑल आप टोटल मार्केट कैप देखें और टोटल इंडिया का फ्री फ्लोट मार्केटाइजेशन देखें आप, बराबर है, उसमें से अराउंड 66% लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है। जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 66% रिप्रेजेंटेशन होता है लार्ज कैप से। तो एक आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए, एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए, और जहां जो मुकाम पे खड़े हैं उससे मेरा मानना है कि तकरीबन आप 65 टू 70% लार्ज कैप में ओवरऑल जो आपको इक्विटी में निवेश करना है उसका लार्ज कैप में ही निवेश करें, और उसको भी आप स्कैटर तरीके से आए। जी मृण, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक तरफ तो ये स्ट्रैटेजी बताई कि कितने % एलोकेट करना चाहिए आपको लार्ज कैप में, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पैसिव फंड्स की, तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सेबी के भी नए नियम आ रहे हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस को मंजूरी मिलने वाली है। तो इससे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो लार्ज कैप जो पैसिव फंड्स है वहाँ पर निवेश करना जितने भी निवेशक हैं उनके लिए और आसान होगा? हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स और आसान हो जाएगा उनके लिए निवेश करने के लिए। वैसे भी पैसिव फंड्स में निवेश करना काफ़ी आसान ही है। या तो आप फंड हाउस के थ्रू कर सकते हैं या आप अपने ब्रोकिंग अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो सर्टेनली इससे इन्वेस्टर्स के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जी, और स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं कि कोई करना चाहता है पैसिव फंड्स में निवेश, मैं एक्टिव में बात में आऊँगा, तो वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मृण, आप बताएंगी कि आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अगर कोई निवेशक लार्ज कैप पैसिव फंड्स में जाना चाहे? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर फंड ना चुनें, क्योंकि आजकल काफी मैं देखती हूँ इन्वेस्टर्स यही बोलते हैं कि इस फंड में कम एक्सपेंस रेशियो है तो इसमें हम निवेश करेंगे। बट आपको जो देखना है वो एक नंबर है, ट्रैकिंग एरर, which basically shows how optimally the fund has mirrored the index. तो
पैसिव फंड क्या होता है? वो एक ऐसा फंड है जो एक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 या सेंसेक्स को मिरर करता है। तो इसमें फंड मैनेजर का यही काम है कि जो परसेंटेज में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं इस इंडेक्स में, उसी परसेंटेज में इनको भी फंड में बनाने हैं, राइट? सो इसमें फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज नहीं आता है कि एक सेक्टर में या एक स्टॉक में हम ज्यादा एक्सपोजर लेंगे। नाउ देयर आर वेरियस रीजंस कि जैसे जो निफ्टी का जो रिटर्न है वो ही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आता है, थोड़ा टाइमिंग का भी इशू है इसमें, कि कितना जल्दी जो कैश आ रहा है कितना जल्दी डिप्लॉय हुआ है। तो इन सब फैक्टर्स को लेकर एक नंबर आता है विच इज नोन एज द ट्रैकिंग एरर, which basically shows how optimally the fund has been mirroring the index. ये जो ट्रैकिंग एरर का जो नंबर है आपको फंड फैक्ट शीट में मिल जाएगा, एंड इनफैक्ट आई थिंक देयर इज अ रेगुलेशन कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल। तो सारे फैक्ट शीट में, या अगर आप ऑनलाइन में भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाके देखेंगे तो ये ट्रैकिंग एरर का नंबर आपको दिख जाएगा। तो अ फंड विद लो ट्रैकिंग एरर इज ऑलवेज will always be better, बट ये जो ट्रैकिंग एरर का नंबर है ये भी हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। तो सबसे पहले जब आप पैसिव फंड के बारे में सोचते हैं, अगेन आपको देखना है कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कौन से मार्केट कैप में मुझे इन्वेस्ट करना है बेस्ड ऑन कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। और फिर जब हम स्कीम सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम ट्रैकिंग एरर के बेसिस पर कर सकते हैं। आजकल काफी सारे फैक्टर फंड्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक फॉर एग्जांपल लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, इक्वल वेटेड। तो ये दूसरे भी हैं, बट एज सच आई वुड से कि अगर आप नए निवेशक हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं है, तो ये जो मेन इंडाइसेस हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, अब आई वुड से कि पहले आप इनमें निवेश कीजिए और फिर बाद में दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो फैक्टर इंडाइसेस हैं अभी इनके बारे में इतना ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है टू शो अ ट्रेंड लाइन। सो आई विल से कि पहले आप इन तीन में निवेश करके अपना एक्सपीरियंस देखिए और फिर आप दूसरे फंड्स की ओर देख सकते हैं। जी, पैसिव फंड्स में ही और चर्चा करते हैं। नितेश, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा यूएस बाजार में काफ़ी रैली चल रही है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे निवेशक हैं जो मानते हैं कि हम क्यों ना यूएस बाजार में निवेश करें। तो वो क्या तरीका है पैसिव फंड के जरिए जहाँ पर निवेशक ऐसा कर सकते हैं, आप बताएंगे? बिल्कुल अंकुर, पहले मेरा मानना है काफी लोग फॉरेन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज देखनी है क्या आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में ग्लोबल इक्विटी की जरूरत है कि नहीं। अब जब मैं ग्लोबल इक्विटी में निवेश करने की सलाह देता हूं या हमारे कोई क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ऐड भी करते हैं, तो इसका बेसिस ये होता है कि मुझे एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे एडिशनल रिटर्न चाहिए, और ये डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए चाहिए कि जब कभी बाई चांस पॉसिबल है, जब इंडियन मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो ग्लोबल अच्छा करेगा। और इसी के साथ उधर ऐसी काफी कंपनी अवेलेबल है जैसे फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड, गूगल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सब इंडिया में वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऐसी कंपनी में आपको एक्सपोजर चाहिए। तो पहले आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल इक्विटी की आवश्यकता है कि नहीं, अगर है तो कितना परसेंटेज अलोकेशन करना है। अब उसके बाद आती है देयर आर मेनी फंड्स जो एक्टिव और पैसिव दोनों कैटेगरी में है, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर आप ग्लोबल फंड्स में निवेश करना चाहते हो तो मुझे लगता है पैसिव एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि एक्टिव में वापस वो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज और वो एक्सपेंस रेशियो वाला चीज आ जाती है, बिकॉज शायद ये फंड फीडर कर रहा है कोई दूसरे फंड्स को जो फॉरेन में है। तो आप पैसिव फंड से जा सकते हो, बट अभी सेबी के जो 22 में जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया है, इसकी वजह से काफी सारे फंड्स बंद है जो नया एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। फिर भी काफी ऐसी एएमसी है जहां पे ऐसे फंड्स अवेलेबल है। अभी भी आप फॉरेन में अगर निवेश करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उसमें मेरा मानना है कि आप पैसिव के जरिए जा सकते हो, जैसे नस्डेक 500 हो गया, नस्डेक 100 हो गया, या S&P 500 हो गया। ऐसे में आप पैसिव एलोकेशन कर सकते हो, वो काफी सिंपल तरीके से आएगा। और लास्ट बजट में जो चेंजेस हुआ है अंकुर, उसकी वजह से थोड़ा और अट्रैक्टिव हुआ है, बिकॉज अभी आप इसमें 2 साल तक निवेश करते हो, 2 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। तो एक ये बेनिफिट भी है, ये भी कंसीडर करेंगे तो एक काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है आपके पोर्टफोलियो में, और आपको एक ग्लोबल इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाएगा।
जी बिल्कुल, टैक्स एंगल भी आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। एक्टिव फंड्स पे जो लार्ज कैप है उन पे और चर्चा करते हैं। मृन, आप ये बताएंगी कि अगर कोई लार्ज कैप स्पेसिफिकली एक्टिव फंड्स की ओर जाना चाहता है, तो आपने पैसिव का तो बता दिया चेक्स एंड बैलेंसेस, एक्टिव के लिए क्या करें? So again, while past performance is not indicative of future performance, but काफी सारे एक्टिव फंड्स हैं जिनका 10, 15, 20 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक नंबर बहुत जरूरी है देखना, वो है रोलिंग रिटर्न्स। तो बिकॉज रोलिंग रिटर्न से आपको क्या पता चलता है कि फंड का एवरेज कंसिस्टेंट रिटर्न कितना आ रहा है। एंड अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब रॉन्ग इम्प्रेशन दे सकते हैं, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट में मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर लार्ज कैप्स अच्छे कर रहे हैं तो फिर आप अच्छा प्रदर्शन देखेंगे, अगर लार्ज कैप्स में परफॉर्मेंस अच्छे नहीं कर रहे हैं तो यू विल सी द परफॉर्मेंस डिपिंग। better way is to look at rolling returns and आपको देखना है लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न। देखिए, हम फंड में जब 7-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 1, 3 और 5 साल देखने का कोई फायदा नहीं है। हमें हर समय देखना है कि लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स क्या है। एंड हमें दूसरी बात देखनी है कि जो फंड है, इज इट एबल टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क एंड द कैटेगरी एवरेज, राइट? सो ये तो आपको पॉइंट टू पॉइंट का डेटा बहुत आसानी से मिल जाएगा, रोलिंग रिटर्न का इतना आसानी से नहीं मिलता है। बट ये 2-3 बातें हैं जो हमें देखनी है कि नंबर 1, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है with respect to category average and benchmark. तो this would be a good way to look at selecting the scheme. Of course, इस कैटेगरी में काफी सारे फंड्स हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिनका बहुत ज्यादा AUM भी है। थोड़ा सा I would just say that it's always better to be in a fund which has maybe a smaller AUM or let's say a medium, like not a very, very large AUM. जी शुक्रिया अमरिन, हमें एकदम बारीकी से समझाने के लिए। अगला सवाल मैं नितेश जी से पूछना चाहूँगा और ये सवाल होगा कि अगर कोई लार्ज कैप फंड्स की तरफ जाना चाहता है, मुझे टॉप 3 थिंग्स आप क्विकली बताइए कि उसको एक्टिव ले या पैसिव, आपके हिसाब से क्या चेक्स होने चाहिए? बिल्कुल अंकुर, हमने लास्ट 7 सालों में कभी भी लार्ज कैप फंड रिकमेंड नहीं किया है। उसकी रीजन बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। मैंने आपको बोला कि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में, मतलब लार्ज कैप में आपका निवेश होना बिल्कुल आवश्यक है, पर जो अलोकेशन है वो आता है फ्लेक्सी, फोकस, लार्ज एंड मिड, मल्टी कैप कैटेगरी से। बिकॉज जब इसका पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे अंकुर, तो फ्लेक्सी कैप तकरीबन 60-70% लार्ज कैप में रखता है, लार्ज एंड मिड भी अराउंड 40%, 50% लार्ज कैप में रखता है, मल्टी कैप अराउंड 40-50% लार्ज कैप में रखता है। तो आपको जो एक निवेश करना है लार्ज कैप में वो इससे आ जाता है। इसके साथ अगर हम हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड जोड़ दे, मल्टी एसेट एलोकेशन जोड़ दे, इसमें भी एक बड़ा हिस्सा आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में आता है। और इसके साथ दूसरा एक रीजन जोड़ना चाहूंगा मैं जब लास्ट 5 इयर्स का, जैसे मरीन भी बता रहे थे, अगर लास्ट 5 इयर्स का अगर मैं रोलिंग रिटर्न देखता हूं तो मल्टी कैप कैटेगरी ने 15.34, लार्ज एंड मिड कैप ने 14.27, फ्लेक्सी कैप ने 13.63, लार्ज कैप कैटेगरी ने दिया है 12.71। इधर अंकुर मैं एक एम्फेसिस करूंगा कि ये डेटा देखना बहुत आवश्यक है। मल्टी एसेट एलोकेशन ने रिटर्न दिया है 12.38, लार्ज कैप का है 12.71, अग्रेसिव हाइब्रिड का 12.04। ये सब 5 साल के रोलिंग रिटर्न है। तो आप कम रिस्क लेके इतना ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं जो आपको लार्ज कैप एज अ कैटेगरी दे रहा है। तो मैं लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। और आप चाहते हो कि इसके अलावा भी, ये फ्लेक्सी कैप, फोकस के अलावा भी आपको एक्टिव के बाद और फिर भी आपको आवश्यकता है पैसिव फंड से, आप जा सकते हो। लार्ज कैप का अगर एलोकेशन आपका फिर भी कम है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, इससे आप लार्ज कैप की ओर जा सकते हो। पर जो लार्ज कैप बड़ा जो एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होगा, मेरा मानना है वो फ्लेक्सी कैप और बाकी सब जो कैटेगरी मैंने बोली उससे आप बिल्कुल कर सकते हो। और हमारे पास डेटा भी है जो कहता है दूसरी कैटेगरी बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करती है। और सामने दूसरा डेटा है कि 60% to 70% लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं उसके बेंचमार्क को। तो मैं एक्टिव फंड्स की सलाह नहीं दूंगा जब लार्ज कैप की बात आती है। शुक्रिया नितेश। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे और लेंगे आपके सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए एक एक करके। सबसे पहला जो कॉल है वो है शिवम सिंह का।
शिवम जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या है आपका सवाल। सर मैं एक साल से एसआईपी कर रहा हूँ। मेरे पास 3 फंड है, टाटा है, निपॉन है, क्वांट है। क्वांट में 10,000 है और निपॉन और टाटा में 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ मैं। एक चीज मैं शिवम आपसे समझना चाहता हूँ, आपने सारे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? सर मेरा ड्यूरेशन थोड़ा 15 से 20 साल के लिए है, इसलिए मैं सोचा मुझे लॉन्ग पीरियड के लिए दिक्कत नहीं होगी शायद। जी बिल्कुल, समझ लेते हैं। नितेश जी, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इनको? इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में है और साथ ही निपॉन स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रखा है। क्या राय देंगे इनको? अंकुर, जैसे आपने जो सही क्वेश्चन पूछा कि आपने सभी स्मॉल कैप क्यों चुन के रखे हैं, जिनके जवाब में शिवम जी ने बोला कि उनका लक्ष्य लॉन्ग टर्म है। मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। पहले शिवम जी, आपको और हम सभी को एक बधाई की बात हो रही है, बिकॉज 25,300 करोड़ का एसआईपी डेटा मिल रहा है। ये टाइम का जो इनफ्लो हुआ है 25,300 करोड़ का आया है। तो आप जैसे इन्वेस्टर्स और हमारा कॉन्फिडेंस है कि इतना सारा हमको एक एसआईपी का डेटा दिखने मिल रहा है आज, और एक सब एसआईपी को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके साथ आपका ये देख रहा हो कि आपने 10% स्टेप अप भी लगा के रखा है। तो पहले अगर आप 20,000 की एसआईपी कर रहे हो और 10% आपका स्टेप अप चल रहा है, तो तकरीबन आप 1.65 करोड़ जमा कर लेंगे अगर आपको 12% कंपाउंड रिटर्न मिलता है। अगर आपने ये स्टेप अप नहीं किया होता तो सिर्फ 95 लाख ही मिलते। तो आपको आई थिंक एसआईपी और स्टेप अप दोनों का पावर पता है कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या आपको रिटर्न दे सकता है। तो मुझे लगता है आपने स्टेप अप करके अच्छा किया है, और आप एक 1.65 करोड़ जितना आप कॉर्पस इससे अज्यूम कर सकते हो कि इतना मिल जाएगा। अभी बात आती है कि आपका जो क्वेश्चन, जो अंकु ने बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि सब स्मॉल कैप क्यों है, राइट? सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि आपने सब स्मॉल कैप क्यों लिया है। इसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जब रिटर्न देखते हो स्मॉल एंड मिड कैप के, तो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि यही कैटेगरी है जो आपको बेस्ट रिटर्न दे सकती है। पर जब आप 10 साल के रिटर्न उठा के देखेंगे, तब आप देखेंगे उनकी इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, तो आप देखेंगे उसमें रिटर्न का डिफरेंस बहुत कम होता है। 1-2% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का डिफरेंस मिलेगा आपको जब हम रोलिंग रिटर्न देखते हैं। तो हाँ, शॉर्ट टर्म ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में सिर्फ 12% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने शायद 20% दिया है। लार्ज कैप ने 12 और स्मॉल ने 20 दिया है। इस वजह से शायद काफी सारे इन्वेस्टर्स स्मॉल एंड मिड कैप में जाना चाहते हैं, और वही एमफी का डेटा भी दिखा रहा है, और स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी इतना इन्फ्लो आ रहा है। तो मुझे लग रहा है भले ही आपका लक्ष्य 15 साल का है, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लार्ज, मिड, स्मॉल सब होना चाहिए, बिकॉज जब स्मॉल कैप गिरता है, और आपको एग्जांपल के तौर में बताना चाहूंगा, अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 50% से, और ऐसा हुआ है पास्ट में गिरा भी है, अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो अगर 5 लाख होता है, तो 5 लाख से वापस आपको 10 लाख जाने के लिए 100% रिटर्न कमाना पड़ेगा। 10 से 5 लाख 50% लॉस है, पर 5 लाख से 10 लाख मतलब आपका कैपिटल तक वापस जाने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। तो ऐसी गलती ना करें। आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जैसे हो गया निपॉन मल्टी कैप में आप 7,500 इन्वेस्ट करें, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में आप 7,500 निवेश कर सकते हो, और कॉन्ट स्मॉल कैप में 5,000। तो इसमें आपका लार्ज, मिड, स्मॉल सब आ जाएगा, और एक अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक और ले लेते हैं, उसके बाद बाकी जो कॉलर्स हैं उनके सवाल जवाब लेते रहेंगे।